तो वो रूप नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ साधन नहीं है या कुछ उनको लोग बाग चाहिए, ऊर्जा नहीं है, मतलब कुछ लोगों की मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम है, देयर इज नॉट अ रेगुलेशन ऑफ प्रॉब्लम एंड देयर आर मेनी अदर मेटाबॉलिक। विजय जी आपके यहाँ से शायद आ रही है आवाज, धन्यवाद। तो हमारी एक कोशिश ये भी होगी कि हम उन जो अनुभवी लोग हमारे साथ में हैं, जिनके पास कुछ विचार भी हैं जो कि क्रियान्वित किए जा सकते हैं, उन्हें हम युवा ऊर्जा से और तकनीकी से जोड़ें। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास तकनीकी साधन नहीं है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हर आदमी के पास हर योग्यता और हर स्किल हो जरूरी नहीं है, लेकिन वो जो तकनीकी सहायता है वो हम दे सकते हैं। तो ये एक कोशिश रहेगी हमारी इस मंच पर इनको आपस में जोड़ने की। तो चलिए अब हम सीधे आते हैं और आपके सबसे पहले पिछले शनिवार की वार्ता के बारे में अगर आपके पास कुछ प्रश्न हो तो उन्हें हम पहले लेना चाहेंगे। अनूप जी, मैंने पिछले शनिवार की बातचीत नहीं सुनी थी जी, और हो सकता है कुछ और लोग भी मेरी तरह के हों, तो क्या ये संभव होगा कि आप बहुत संक्षेप में उस वार्ता का सार हम लोगों के सामने रख दें? बिल्कुल। तो मैं एक काम करता हूँ दुर्गा प्रसाद जी, क्योंकि मैंने ना एक पावर पॉइंट यूज किया था, तो मैं उसी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में उसी को मैं चला देता हूँ, उसके साथ में बोलेंगे भी, लेकिन उसमें सारी बातें आ जाएंगी, है ना। तो मैं उसी को 1 मिनट आप मुझे दीजिए। तो ये सब अगर अपने आप को म्यूट कर लें, अगर बोल नहीं रहे हैं तो सहायता होगी। मैं अब कोशिश करता हूँ शेयर। हाँ जल्दी है, ओए देखो देखो। हाँ, आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन, राइट? मेरी तरह ये भी चल रही है कहीं सोने और जी अनूप जी देख पा रहे हैं। ब्लैंकेट और पिलो लेके। अच्छा, ये एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नहीं बोल रहे हैं वो अपने आप को म्यूट कर लें। चलिए, तो मैं इसमें ऐसा करता हूं कि जो आप इसको पढ़िए और बहुत सरल सा है, मैं उसको रिपीट करने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास उस किसी भी स्लाइड पे कोई भी सवाल हो तो आप मुझे वहीं पे रोक सकते हैं और हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे, है ना। तो पहला तो सीधा सा है, हिंदी से प्यार है, स्वप्न और संकल्प। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के तत्वाधान में हम लोग ये कर रहे हैं, जैसा कि आपको मालूम है। हमारी जो मूल अवधारणा है वो मैंने इसमें बताया है कि हम मानते हैं कि भारत में और भारत से बाहर हिंदी से प्रेम करने वालों की संख्या हजारों में नहीं, लाखों में, बल्कि मैं कहूंगा करोड़ों में है। और इनमें से बहुत से प्रेमी, चलिए आप इसको पढ़ लीजिए, मैं इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं रुकूंगा हर स्लाइड पे करीब आधा मिनट, और आप जो भी सवाल है आप मुझसे यहीं पे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो
यहाँ पर मैं एक बात जो आप पढ़ भी रहे हैं लेकिन उसको मैं थोड़ा सा रेखांकित करना चाहूंगा कि हमें विद्वानों की और अनुभवी लोगों की बहुत जरूरत है, हम ये मान रहे हैं और उनकी हमें बहुत जरूरत है। लेकिन हम उन अनुभवी और विद्वान लोगों के पास जाना चाहेंगे जो कि कुछ हमें समय दे सकते हैं हमारी योजनाओं के लिए। और उसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पूरा हमें दिन में 4 घंटे 5 घंटे दें, लेकिन जब हमें मार्गदर्शन की, जब हमें किसी जानकारी की जरूरत हो, उसके लिए आप हमारे पास उपलब्ध रहें। और जो युवा, जो जिनमें ऊर्जा है, जिनमें तकनीकी से जुड़े हुए हैं, उनकी तो हमें जरूरत है ही। कोई प्रश्न यहाँ पर? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। तो यहाँ पर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, और कई बार ये कहने से कि हम क्या नहीं करेंगे बात थोड़ी और स्पष्ट हो जाती है। तो हम दोनों ही तरह से सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या हैं और फिर क्या नहीं है, उस पे हम लोग आएंगे। यहाँ अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं अगले स्लाइड पे हम लोग बढ़ते हैं। और आप चाहें तो अंत में भी सवाल पूछ सकते हैं पूरे। तो यहाँ पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या नहीं हैं। तो संक्षेप में हम साहित्यिक मंच नहीं है जहां पर रचनाओं को बांटा जाए, और हम वो मंच भी नहीं है जहां पे हम ये सिर्फ बात करें कि किसको क्या करना चाहिए। इसके बजाय हम इस बात पर जोर देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं। एक वही बात जो स्पष्ट करना चाहेंगे कि विश्व हिंदी सचिवालय का विस्तार पटल है, यहाँ पर हम हिंदी को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए कुछ योजनाओं को हम लोग ले रहे हैं। अच्छा, ये भी है कि हम किसी के भी द्वारा सुझाई गई परियोजना पर विचार करेंगे। हम हमारा जो समूह है उसमें तो हम लोग परियोजनाओं को लेंगे ही, लेकिन अगर कोई तीसरा व्यक्ति अगर बाहर से भी हमारे पास किसी अच्छी परियोजना को लेकर आता है और हम ये मानते हैं कि उससे कुछ फायदा होने वाला है, हिंदी का कुछ लाभ होने वाला है, तो हम उन परियोजनाओं पर भी विचार करेंगे। और हमारे पास जो ऊर्जा है, जो हमारे पास जो विद्वान जुड़े हुए हैं, उन सब का हम लोग पूरी तरह से प्रयोग करेंगे, परियोजना चाहे किसी की भी हो। तो यहाँ पर मुझे हैरी ट्रूमैन जो हमारे राष्ट्रपति रहे, उनका एक कथन बहुत अच्छा लगता है। इट इज अमेजिंग व्हाट यू कैन अकॉम्प्लिश इफ यू डू नॉट केयर हु गेट्स द क्रेडिट। अगर आप ये ना सोचें कि इसका श्रेय किसको मिलेगा, तो हम सब लोग मिलकर आपस में बहुत कुछ ज्यादा कर सकते हैं। फिर हमने वही बात की कि परियोजनाओं का चुनाव हम लोग कैसे करेंगे। तो उसमें हमने कहा कि बिल्कुल स्पष्ट होना। पहली बात तो ये कि सुझाए गए कदमों में स्पष्टता हो, बिल्कुल क्लियरली हो कि हमें ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, वो बिल्कुल से हमारे दिमाग में क्लियर होने चाहिए। नैपकिन लेकर यहाँ लगा रही थी। She did that. She put the napkin in. Then I realized I forgot to put paper. हाँ, मैंने सबको
म्यूट कर दिया है। अच्छा, तो ये अब हम बात कर रहे हैं कि परियोजनाओं का चुनाव हम कैसे करेंगे। तो उसमें हमने बड़ा स्पष्ट कहा है कि सुझाए गए कदमों में स्पष्टता हो और उसके परिणाम को नापने की विधि हो। हमें ये मालूम पड़े कि 1 महीने के बाद या 6 महीने के बाद हमने क्या हासिल किया है। और तीसरी बात हमने ये कहा कि कोई भी योजना हम अगर बनाएं तो उसमें ये स्पष्ट हो कि हम क्या कर सकते हैं और हम क्या नहीं कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते हैं उनमें किन साधनों और संस्थानों की जरूरत होगी। योजनाओं के हमने उदाहरण दिए, तो इसमें मैं बहुत ही संक्षेप में मैं कहूंगा कि हम हिंदी की 100 कालजयी पुस्तकों पर 100 चुने हुए विद्वानों द्वारा संक्षिप्त टिप्पणी समीक्षा वीडियो को वेबसाइट पर डालना चाहते हैं। प्रवासी लेखकों की प्रकाशित पुस्तकों के विवरण व्यवस्थित रूप से वेबसाइट पर डालना चाहते हैं। भारत से बाहर विश्वविद्यालयों में जहां हिंदी पढ़ाई जाती है उसका डेटाबेस बनाना चाहते हैं। इस पे काम शुरू हो गया है और हम लोगों ने अमेरिका में जोड़ना भी शुरू कर दिया है लोगों को। फिर एक हम बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ले रहे हैं डॉक्टर जगदीश व्योम जी के निर्देशन में कि भारत से बाहर हिंदी पढ़ने वाले बच्चों के लिए मानक पाठ्यक्रम बनाना चाहते हैं हम लोग, और वो बिगिनर्स, इंटरमीडिएट, एडवांस 3 लेवल पर होगा। और हम जो भी काम करेंगे वो सब वेबसाइट पर खुले सबको पूरी तरह से उपलब्ध होगा। और अगर कोई दूसरा भी उसे अगर अपनी वेबसाइट पर डालना चाहता है तो मेरा ये सोचना है कि हमें अधिकांश केसेस में कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि हम कोई अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो जितने अधिक लोगों तक पहुंचे उतना बेहतर है। तो हम सबके साथ साझा करेंगे और सबके लाभ के लिए हम लोग करेंगे। तीसरा है कि मानक पाठ्यक्रम अगर बन जाता है तो उस पर वर्चुअल क्लासेस हों, उस पर स्टैंडर्डाइज टेस्ट हों और परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र दिए जाए। तो इससे हमें लगता है कि लोगों में कुछ उत्साह बढ़ेगा, कुछ प्रेरणा मिलेगी उन्हें कि वो कुछ हासिल कर रहे हैं। ये मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा कि हम किस तरह से करेंगे, लेकिन मूलतः हमारे जितने भी समूह हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब की एक अलग-अलग टीम होगी जिसका एक टीम लीडर होगा और वो पूरी तरह से ऑलमोस्ट स्वतंत्र होंगे किस तरह से वो अपना काम करें, किन लोगों को वो अपने साथ जुड़ने के लिए चुने। और अगर उन्हें किसी सहायता की जरूरत है तो बालिंदु जो हैं वो टेक्निकल टीम को हेड कर रहे हैं, वो उनकी तकनीकी प्रश्नों को का समाधान देंगे। और बाकी एक और टीम होगी जो कि अन्य विद्वानों को या अन्य संस्थाओं को अगर जोड़ना है तो उसमें मदद करेगी। तो ये इसका टीम का एक होगा। और यही कारण है कि हमारा सोचना है कि हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को एक साथ कर पाएंगे। ये वही बात जो मैंने कही कि विशिष्ट व्यक्तित्व और संस्थाओं से सहयोग चाहिए तो वो एक सेंट्रल टीम होगी, उसके पास जाएंगे। तकनीकी सहयोग के लिए बारिंदू की टीम होगी उसके पास जाएंगे। यही बात मैंने कही कि हम कैसे अपनी कई परियोजनाओं पर एक साथ काम करेंगे। हमारा ये सोचना है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारा कारवां बढ़ेगा, हमारे साथी बढ़ेंगे, हमें कुछ प्रारंभिक सफलताएं मिलेंगी तो हमारे साथ और नए साथी जुड़ेंगे जो कि ऑलरेडी जुड़ने शुरू हो गए हैं। हमारी संख्या बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ेगी हम और नए कामों को ले सकेंगे। ये मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा कि ये पिछले सप्ताह के आंकड़े थे, इसमें और भी कुछ जुड़ाव हुए हैं
और अंतिम जो मैंने कहा कि हमें अध्यापक, विद्यार्थी, शोधार्थी, भाषाविद सभी शामिल हैं और हमें उन सब की जरूरत है। ये एक बात फिर से मैं इसको दोहरा रहा हूं, आप स्वयं पढ़ सकते हैं। दूसरा बिंदु जो मैंने लिखा कि हमारे अधिकांश प्रोजेक्ट जो हैं तकनीकी पर आधारित होंगे। इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि तकनीकी पे आधारित होने से हमें उन्हें सबके साथ बांटने में बहुत सरलता होगी। कोई भी अगर तकनीकी से रिलेटेड प्रोजेक्ट है उसको हम अगर सीधे वेबसाइट पे डाल दें तो वो जितने लोगों तक वो पहुंच पाएगा वो संख्या बहुत बड़ी होगी। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास कोई आर्थिक संसाधन नहीं है इस समय, तो इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि हम तकनीकी पे आधारित प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा ज्यादा वरीयता दें, क्योंकि उनमें आर्थिक सहायता की जरूरत कम होगी। अंत में जो हमारी टीम है, लेकिन इसमें बहुत से लोगों को जुड़ना है और हम लोग आपका सबका स्वागत है। हम लोग जो भी करेंगे बिल्कुल पारदर्शी तरीके से करेंगे और सबके साथ मिलकर हम लोग करेंगे। तो मैं इसको अब स्टॉप करता हूं और मैं वापस आपके बीच में अब आपके पास पूरे इस पे जो प्रेजेंटेशन पे अगर आपके पास सवाल हो तो उनका हम जवाब देना चाहेंगे। अनूप जी, मेरा एक सवाल है। जो प्रोजेक्ट हमारा 100 कालजयी रचनाएं और उनसे जुड़ी हुई विद्वानों से बातचीत करके और जो वो प्रक्रिया है या प्रोजेक्ट है, उसमें पहले से जो सिलेक्शन है या इस तरह का काम हो चुका है या वो भी उसका हिस्सा होगा कि क्या चुनना है, कौन विद्वान होंगे, कैसे, उस पर थोड़ा अगर बता सकें तो। जी बिल्कुल। नहीं, पहली बात तो ये है कि अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। पहली बात तो ये विचार है सिर्फ, और वो हर प्रोजेक्ट के बारे में मतलब हम किस स्टेज पर हैं वो थोड़ा अलग अलग हो सकता है। तो जैसे आपने इसका उदाहरण लिया तो इसमें हम लोगों ने, क्योंकि ये मेरा ही विचार था और मैं काफी समय से इस पे सोच रहा था, तो इस पे हम लोगों ने कुछ काम किया है और एक्चुअली सुदीप्ता हमारे बीच में है और एक अर्चना अगर हमारे बीच में हो तो मैं उनको भी रेखांकित करना चाहूंगा। तो इन दोनों ने मिलके, हाँ अर्चना है, राइट। नमस्ते अर्चना। अच्छा, तो हमने क्या किया कि हमने सोचा कि पहले तो लिस्ट बनानी चाहिए हमको कि वो कौन सी किताबें होंगी, है ना। तो मैंने सुदीप्ता क्योंकि इसी में है और अर्चना भी हैं, तो मैंने इन दोनों को इनसे आग्रह किया कि आप एक, और दूसरी बात यह है कि हमारी जो भी लिस्ट होगी वो टेंटेटिव होगी, इन प्रोग्रेस होगी। कोई ऐसा नहीं है कि हमने सब कुछ तय कर लिया है, लेकिन क्योंकि काम को शुरू करना था तो मैंने इनसे आग्रह किया कि तुम मिलके करीब 60-70 किताबों की एक लिस्ट बनाओ। और मैंने उनको जानबूझ के पूरे 100 की बनाने की नहीं कहा, क्योंकि हम चाहते हैं कि और लोग भी उसमें जुड़े और उसमें कई नाम छूट जाएं, मैं ये चाहता हूं, है ना। तो इन्होंने एक टेंटेटिव लिस्ट बनाई है 60-70 लोगों की, जिसको कि हम प्रकाशित करेंगे और फिर हम लोगों से कहेंगे कि आप और नाम सुझाइए, है ना। ये तो आपने अच्छा किया। हम लोग करीब 100 लोगों की एक लिस्ट बनाएंगे और 100 तो मैंने कहा है, कोई जरूरी नहीं है। हम लोग 100 की जगह 105 भी बना सकते हैं, 110 भी बना सकते हैं, कोई हमारी सीमा तो है नहीं, है ना। तो ये हम लोग बनेंगे और उसके बाद फिर हम लोग विद्वानों का चुनाव करेंगे। तो वो भी हम लोग एक पारदर्शी तरीके से करेंगे। हम सबको कहेंगे कि हमारे पास ये 100 किताबें हमने चुनी है, अब आप सुझाइए कि आपके अनुसार इस किताब के बारे में बोलने वाला विद्वान कौन हो सकता है। तो वो भी हम लोग लोगों से ही मंगाएंगे और जैसे जैसे हमारे पास नाम, किताबों के नाम और विद्वानों के नाम तय होते जाएंगे, हम वीडियोस बनाना शुरू कर देंगे और उन वीडियोस को हम वेबसाइट पे डालना शुरू कर देंगे। हमें जरूरी नहीं है कि हम 100 तक वेट ही करें कि 100 हो जाएंगे तभी हम लोग पूरा करेंगे। जी, जो आपने बताई जानकारी उससे बहुत अच्छा लगा हर तरीके से। एक तो ये कि काम शुरू भी होना चाहिए, किसी दर्जे तक कुछ प्रिपरेशन होमवर्क भी होना चाहिए, कुछ ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी चाहिए जो आपने रखी हुई है, तो बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू।
शुक्रिया। धन्यवाद। अनूप जी, इसमें मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो हम लगभग 100 कालजयी कृतियों की बात कर रहे हैं, ये 100 कालजयी कृतियां केवल आधुनिक काल की होंगी या हिंदी साहित्य के सारे शुरू से अब तक की होंगी? बहुत बहुत अच्छा सवाल है दुर्गा प्रसाद जी, और मैं एक्चुअली अर्चना से और सुदीप्ता से यही बात कर रहा था। मैं चाहूंगा कि वो बोले इसमें, लेकिन आपका सवाल बहुत अच्छा है, और मेरा उसमें उत्तर ये है कि क्योंकि हम इंटरनेट पे कर रहे हैं तो हमारे पास कोई सीमा नहीं है। तो मेरा ये विचार होगा कि हम ये भी कर सकते हैं कि 100 तो कालजयी कविताएं लें, लेकिन एक अलग श्रेणी में हम नए आने वाले युवा लेखकों को, नई पीढ़ी को, उनको भी हम रेखांकित करें। तो उनके लिए एक अलग से लिस्ट बन सकती है। हो सकता है कुछ किताबें जो नई हैं वो 100 किताबों की श्रेणी में भी आए। तो हम लोग दोनों तरह से खुले हैं उसके लिए, लेकिन निश्चित रूप से हम नई पीढ़ी को, नई किताबों को हम लोग चाहते हैं। सुदीप्ता, तुम कुछ बोलना चाहोगी? हाँ हाँ सर, मैं बोलना चाहूंगी। जब बात आती है किताबों की, तो हमारे यहाँ 2 तरह की धाराएं, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे यहाँ क्या है कि हमने एक 2 तरह की धाराएं बना दी। एक तो हमारा मुख्य धारा का साहित्य है, आधुनिक काल का साहित्य जिसमें आता है। एक जो नया है, जिसको लोगों ने नई हिंदी का एक ऐसा नाम दे दिया है, जो नया लेखक है। तो हम अक्सर देखते हैं कि जो हमारा मुख्य धारा वाला एक साहित्य चला आता है, एक जो नया, जो अभी जो नवीन लेखक जो रचनाएं रच रहे हैं, तो वो अपना अलग अलग चलते हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम लोग इसको अलग अलग न करके एक साथ दोनों को प्रॉपर जगह देते हुए लेकर चलते हैं, तो हमें लगता है कि हम हिंदी के विकास में, समन्वयता में ज्यादा योगदान दे पाएंगे। तो हमें नहीं लगता कि उसे अलग अलग करना चाहिए। ये मेरा अपना विश्वास है, मानना है। बाकी सभी के विचार अलग अलग हो सकते हैं, पर मुझे लगता है कि हमें साथ में लेकर चलना चाहिए। और ये आधुनिक काल की हिंदी है, और ये नए लोग हैं, और ये पुराने लोग हैं, वाला अंतर भी समाप्त हो जाएगा, और सबको सबकी जो जगह है वो मिलेगी। सुदीप्ता जी, आपका उत्तर बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपके विचार के लिए एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। वो ये कि जब हम अपनी इस परियोजना का शीर्षक कालजयी रख रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें जो एकदम समकालीन लेखक हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो सब कुछ हैं, लेकिन अभी वे काल की कसौटी पर कसे ही नहीं गए हैं। तो उनके लिए एक अलग श्रेणी अगर हम लोग बना लें और उन पर चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा होगा। कालजयी में जिन्होंने काल का सामना किया है और उसके बाद भी टिके रहे हैं, उनको लें तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, अगर इस शब्द की गरिमा को समझा जाए तो सर बिल्कुल सही बात है, और आप हमसे ज्यादा, आप सभी लोग अनुभवी यहाँ पर हैं, तो उसको समझ सकेंगे। और जब हम कालजयी की बात कर रहे हैं तो जरूर इस तरह की चीजों को ध्यान में रखें। मैं भी दुर्गा प्रसाद जी की बात का अनुमोदन करती हूँ कि अगर, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे दूसरे परियोजनाएं हैं जहाँ पर यूथ लिटरेचर आता है, तो जब कालजयी लिटरेचर है तो वो कालजयी ही लिटरेचर है। बल्कि कालजयी में भी हमको 100 चुनने में बहुत मुसीबत होगी, 100 छांटने में, ऐसा नहीं है कि कमी है। इसलिए मैं अग्री करती हूँ दुर्गा जी जो बोल रहे हैं उसको। एक बात हाँ, बालिंदु कुछ कह रहे हैं। नहीं, मैं थोड़ा विस्तार से बोलूंगा, इसलिए पहले आप बोल लीजिए। नहीं, पहले फिर राम कुमार माथुर जी कुछ जी कहना जी चाह रहे हैं। जी। धन्यवाद साहब। नहीं, ये जो कालजयी शब्द था, अग्रवाल साहब ने बहुत सही बात कही है। तो जो रचनाएं लेंगे, मैं इसमें पूछना चाह रहा था कि रचनाएं लेंगे या उन रचनाकारों का पूरा साहित्य लेंगे, क्योंकि कालजयी जो कुछ कई साहित्यकारों की रचनाएं में से कुछ रचनाएं ही कालजयी हो पाती हैं जी, और कुछ रचनाएं वो धूमिल होती जाती हैं, है ना। तो वो रचनाएं छांटना जो कि कालजयी रही हैं, तो उन रचनाओं को लेना है 100 में, या कि वो रचनाकारों को लेना? जी, नहीं, अच्छा सवाल है। मैं संक्षेप में जवाब दूंगा कि मेरा ये सोचना है कि ये जो 7-8 मिनट का जो वीडियो बनेगा, उसमें रचना के बारे में तो बात होगी ही, लेकिन उसमें थोड़ी सी बात रचनाकार के बारे में भी होगी जी। तो उसमें दोनों हम लोग कवर करेंगे। लेकिन जहां तक चयन का सवाल है, वो रचनाओं का ही चयन कर रहे हैं, हम कालजयी साहित्यकारों का चयन नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। एक बात मैं और दुर्गा प्रसाद जी ने जो कहा उसमें जोड़ना चाहूंगा
कि उनको अलग से एक श्रेणी बनाना इसलिए भी जरूरी है कि अगर हम उनको कालजयी रचनाओं में करना चाहें तो हो सकता है कि उनमें से 2 या 3 लोग उसमें चुने जाएं कालजयी रचनाओं में भी शायद। लेकिन अगर हम अलग से श्रेणी बनाते हैं तो हम ज्यादा लोगों को रेखांकित कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये नई पीढ़ी के नए नए उसके जो हैं ये 50 या 100 रचनाएं हैं, तो वो भी एक कारण है। और हाँ, इसमें बालेंदु, अब तुम्हारे पास मैं आता हूँ। ये चित्रा जी, आप अपना स्क्रीन शेयर बंद करें। जी धन्यवाद। हाँ बालेंदु। जी अनूप जी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाली बातें हो रही है, बहुत खुशी मिल रही है, बहुत आनंद भी आ रहा है। और मैं दुर्गा प्रसाद जी की बातों से तो असहमत होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता, पूरी तरह से सहमत हूँ। और जो अन्य विचार आए उनसे भी कुछ हद तक सहमत हूँ, क्योंकि अंततः हम जो बनाने जा रहे हैं वो एक प्रतिनिधि, मतलब साहित्य का एक प्रतिनिधि मंच होगा जिसमें विभिन्न कालखंडों की रचनाओं को हम लाएंगे। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हमें किसी ने रोका नहीं है कि हम आधुनिक रचनाओं पर बाद में एक और परियोजना ना शुरू कर दें, है ना। कालजयी परियोजनाओं का एक हमारी कालजयी रचनाओं की एक परियोजना हो सकती है। एक अलग से हम आधुनिक हिंदी की रचनाओं पर भी एक परियोजनाएं ला सकते हैं, तो वो भी असंभव नहीं है ना, क्योंकि 16वां के बाद 17वां परियोजना वो हो सकती है। तो एक तो हमारे सामने संभावनाएं समाप्त नहीं होती है, नई नई संभावनाएं हमारे पास खुली हुई है। लेकिन कुछ बातें जो मैं प्रशासनिक किस्म की करना चाहता हूँ कि जब इस प्रकार की बहुत महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू होती है तो उनको किस तरह से व्यवस्थित बनाए रखना अपने आप में चैलेंजिंग भी होता है, और उसकी पहले से प्लानिंग बहुत जरूरी होती है, जो आपने की है। तो आपकी प्रस्तुति में मेरे अधिकांश प्रश्नों के और मेरे अधिकांश जो सुझाव थे वो पहले ही मौजूद थे, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। एक तो ये कि हमें सबसे पहले तो कुछ परियोजनाएं चुन लेनी चाहिए। जैसे हमारे पास 16 परियोजनाएं हैं, इतनी परियोजनाओं पर अगर एक साथ काम करेंगे तो बिखर सकता है। तो हमें 4 या 5 परियोजनाओं से काम शुरू करें, उनको परिणाम पर ले जाएं और उनके बाद फिर हम अगले चरण में चले जाएं। तो एक तो मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ कि 3 चरण या 4 चरण कंप्लीट हमारे प्रोजेक्ट का हम रखें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हमारी ये जो इस समय जनरल बॉडी की मीटिंग है, एक तरह से है ना, जो महासभा की बैठक है ये, अब इसमें शायद हम इन मुद्दों पर सहमति पर ना पहुंच पाए, विशेषकर एक एक परियोजना के मुद्दों पर। तो मैं ये आग्रह करूंगा कि हम सब टीम्स बना दें और सब टीम्स को ये अधिकार दें, हम उन पर भरोसा करें, उनकी क्षमताओं में भरोसा करें कि जो कालजयी रचनाओं वाली टीम है उसमें ये 10 लोग हैं, और उन 10 लोगों पर हम भरोसा करें कि आप अपने बीच में आप अपनी बैठक करिए और आप निर्णय लीजिए। और वो फिर एक मतलब इसमें क्या विकेंद्रीकरण भी होता है, डिसेंट्रलाइजेशन भी होता है, जो एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है, और कंफ्यूजन कम होता है। क्योंकि अगर 100 लोग बोल रहे होंगे हम लोग, तो फिर बहुत सारे विचार आएंगे और शायद हम क्रिस्टलाइजेशन ना कर सके। तो सब टीमें जल्दी बनाई जाए, एक मेरा ये आग्रह होगा। और उन सब टीमों का जो अंत में हमारे पास निष्कर्ष आएंगे तो उन पर आप एक बार उनको रिव्यू किया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि टीमों में कौन होंगे, सब टीमों में वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसका चयन बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आवश्यक है कि उसमें कुछ लोग तो युवा हों, क्योंकि उनकी ऊर्जा की हमको आवश्यकता है, उनके कौशल की हमें आवश्यकता है, तकनीक से उनके जुड़ाव की हमें आवश्यकता है। लेकिन अनेक लोग उसमें अनुभवी हों, उस क्षेत्र के, उसमें कम से कम जैसे 10 लोगों की टीम है तो कम से कम 3 लोग उसमें उस क्षेत्र का अच्छा अनुभव रखने वाले हों। जैसे साहित्य पर अभी अग्रवाल साहब की टिप्पणी बड़ी गहन टिप्पणी है, तो ऐसे लोग होंगे तो हम वास्तव में कुछ अच्छा कर पाएंगे। अन्यथा हम लोग जैसे मैं अपने बारे में कह रहा हूं कि हम अपनी युवकोचित उत्साह में हम शायद वो काम ना कर पाए जिसकी अपेक्षा हमसे की जा रही, क्योंकि कालजयी शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं। तो टीमों का जो चयन होगा उसमें ये हम कोई मापदंड बनाएं कि उसमें कम से कम 3-4 लोग ऐसे होंगे जो उस क्षेत्र से वास्ता रखते हों, जिनका अनुभव हमें उसका लाभ मिले और जो उस परियोजना को सही स्ट्रक्चर देने में हमें मदद करे। उसके बाद एक आध चीजें मैं और कहना चाहूंगा कि लोगों की जिम्मेदारी इसमें तय की जाए। मतलब एक व्यक्ति प्रभारी होगा, लेकिन वो प्रभारी होने का मतलब वो अकाउंटेबल भी होगा। ऐसा ना हो कि मतलब प्रभारी हम डेकोरेटिव पोस्ट नहीं है, बल्कि उत्तरदायी होंगे वो, और वो हमें कम से कम महीने में एक बार आपकी कितनी प्रोग्रेस हुई है उसके बारे में बताएंगे कि भाई
इस महीने में हमने ये किया। तो एक ये चीज, अच्छा ये इसलिए भी जरूरी है कि टीमों में ऐसा ना हो कि सब लोग ये सोचें कि वो हमारे यहाँ कहावत है ना कि 9 मामा का भांजा भूखा ही रह जाता है। सभी सोचते हैं कि उस मामा के घर पे खाना खा लेगा और वो बेचारा भूखा रह जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम सब यही सोचते रहें कि भाई वो व्यक्ति कर देगा या ये काम वो कर देगा। तो वेल डिफाइंड हो, मतलब अब ये थोड़ा सा सुनने में आसान लगता है, करने में थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन हम इसका रास्ता निकालेंगे कि लोग कम से कम, और उनके पास ऐसा बोझ ना हो कि लोग उसको ना कर पाए। जैसे एक व्यक्ति को 2 लोगों पे काम करना है, एक व्यक्ति को 3 पे करना, बस इतना जितना वो कर सके, लेकिन वेल डिफाइंड हो वो, ताकि हम उनसे पूछ सके और वो टीम लीडर पूछेंगे उनसे कि भाई आपने ये काम किया या नहीं, और टीम लीडर से ये जो समग्र महासभा है ये पूछेगी कि आपने क्या किया, आपकी टीम ने क्या किया। तो ये उत्तरदायित्व होना। उसके बाद एक आध चीजें और है, लेकिन अब फिर वो आपने बहुत अच्छा कर दिया। टाइमलाइन एक होनी जरूरी है कि कितने महीनों में कौन सी परियोजना पूरी हो जाएगी, और उसके चरणों में अगर हम बांटते हैं तो पहला चरण कितने समय में, कितने लोग, जैसे कालजयी वाला ही उदाहरण ले तो 100 की परियोजना है तो हमारे मान लीजिए हम पहले महीने में 10 का ही एक लक्ष्य लेकर चलते हैं, तो दूसरे में 10 का है, तीसरे में 10 का है। पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड हमारा लक्ष्य हो और हर महीने का लक्ष्य प्राप्त करना टीम के प्रभारी की जिम्मेदारी हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व हो उसका। अच्छा, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी हो, एक मतलब पारदर्शिता हो हमारी सारी चीजों में। जैसे किसी को देखना है कि फला टीम में कौन है तो तुरंत वो सूचना उपलब्ध हो कि इसमें ये 10 लोग हैं, इसमें वो 12 लोग हैं। मतलब एम्बिग्यूटी ना हो, कंफ्यूजन ना हो, एक हमारा मतलब पारदर्शिता, मतलब खुलापन हो हर चीज में, वो एक अपेक्षा हम करते हैं। तो बस ये 3 4 5 सुझाव मैं देना चाहता था। और एक और थोड़ा महत्वाकांक्षी सुझाव भी है मेरे मन में कि जैसे हमारा एक छोटा सा न्यूज़लेटर भी हो सकता है। जैसे मासिक रिपोर्ट, हम मासिक बैठक करते हैं तो उस समय अगर हमारे सभी टीमों के प्रभारी बता दें कि हमने इस बार ये कर लिया, तो छोटा छोटा, मतलब हम मान लीजिए 5 परियोजनाएं चल रही तो 5 परियोजनाओं का एक छोटा सा सिंगल पेज का पीडीएफ बना सकते हैं कि इस परियोजना में ये काम हो गया आज तक, उसमें ये हो गया, उसमें ये हो गया, और वो हम हमारी बैठक से पहले डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या बैठक के दौरान डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वो एक अपने आप में डॉक्यूमेंटेशन होता है और लोगों को उत्साह भी बढ़ता है कि अरे इतना काम हो गया है क्या। तो बस इतनी सी बातें मैं कहना चाहता था, लेकिन बहुत समय ले लिया मैंने, क्षमा चाहता हूं। नहीं बालेंदु, समय नहीं, और वो तो नहीं। पहली बात तो ये, संक्षेप में तुमने जो भी बातें कही, मुझे कोई भी ऐसी बात नहीं लग रही जिससे कि असहमत हुआ जाए, और मैं उसको बल्कि एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कुछ की वर्ड्स जो तुमने यूज किए। पहली बात तो ये कि उसका डिसेंट्रलाइजेशन जो हम लोग बात कर रहे हैं, कि जो काम होगा वो अलग अलग टीम में होगा, और मैं फिर से इसको दोहरा रहा हूँ। और वो टीम, उसमें जो फिर वही बात जो मालिंदु ने कही कि उसमें अनुभवी लोग होंगे और उसमें युवा तकनीक से जुड़े हुए लोग होंगे, है ना। और लेकिन जब एक बार टीम बन जाती है तो वो पूरी तरह से ऑलमोस्ट स्वतंत्र होंगी जो भी वो करना चाहें। तो उसके 2 कारण हैं कि पहला कारण तो ये है कि हमारे पास भी इतना समय नहीं है कि हम हर टीम में क्लोजली इन्वॉल्व हो सकें। तो एक तो व्यवहारिक कारण है। दूसरा, ये पूरा जो हमारा जो समूह बना है वो इसी आधार पे बना है कि हम लोग स्वायत्तता से, स्वतंत्रता से, स्वप्रेरित होकर हम लोग काम करेंगे। तो यही उसका मॉडल रहेगा। दूसरी बात जो तुमने कही पारदर्शिता की, मैं उससे पूरी तरह से 100% सहमत हूँ। हमारा जो भी काम होगा पारदर्शी होगा, सब कुछ हम वेबसाइट पे लगाएंगे, और जो मेंबर्स हैं उनके सबके नाम होंगे, क्या कर रहे हैं, उनकी क्या प्रगति है, वो भी हम लोग पूरे पारदर्शी तरीके से हम लोग लगाएंगे। और अब मैं ये चाहूंगा कि हम लोगों ने एक विषय लिया, हमने एक प्रोजेक्ट लिया, उस पर हमने बात की, लेकिन उससे पहले अगर कोई ऐसे सवाल हैं जो कि किसी विशेष प्रोजेक्ट से संबंधित नहीं हो, पूरी परियोजना से, हमारे प्रयास से संबंधित हो, उन पे अगर हम लोग पहले बात करें तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। फिर हम प्रोजेक्ट पे फिर से आएंगे हम लोग उसके बाद। अनूप जी, अच्छा, 2 मिनट दूसरा बात, हाँ, एक्स्ट्रा एक मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कि जो बालिंदु ने कही कि हमें अब शुरू करना है काम को, तो मेरा ये सोचना है, और बालिंदु तुम्हारा भी मैं चाहूंगा, दुर्गा प्रसाद जी आपका भी, कि देखिए हमारे पास भी इतना समय नहीं है कि हम लोग भी, वही बात है कि परिवार है, काम है, वो सब है।
तो ये भी नहीं है कि हम पूरी तरह से हमारा पूरा दिन इसी में लगा हुआ है। तो मेरा ये सुझाव होगा बालिंदु कि जो हम लोगों ने ना प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं और उसमें हम लोगों ने लोगों से उनकी प्रेफरेंस मांगी है, उनकी वरीयता मांगी है कि वो किस प्रोजेक्ट में जुड़ना चाहेंगे। तो अब मेरा ये होगा कि उसमें हम लोगों ने एक गलती ये की कि हमने कहा कि आप जितने भी प्रोजेक्ट चाहिए उस उतनी में आप अपनी रुचि दिखा सकते हैं, लेकिन हमें मालूम है तो लोगों ने उत्साह में आकर 7-7, 8-8 प्रोजेक्ट्स में अपनी रुचि दिखाई है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन वो हमें मालूम है संभव नहीं है। तो अब हम ये चाहेंगे कि हम सबसे कहेंगे कि आप अधिक से अधिक 2 या 3 प्रोजेक्ट्स में अपनी रुचि हमें बताएं, और फिर मैं ये सोच रहा हूं कि हम अभी बिना किसी ज्यादा बातचीत के हर प्रोजेक्ट के लिए 4-4, 5-5, 6-6 या जितनी भी, मतलब डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे, उनकी एक टीम हम लोग बना दें। और उसमें कोई टीम लीडर भी हम लोग डिफाइन नहीं करें अभी, क्योंकि अभी वास्तव में हमें मालूम नहीं है कि किसकी कितनी क्षमता है, कितने लोग और उससे हमें जुड़ने वाले हैं। तो अभी हम उसको बड़ा, जिसको बोलते हैं लूजली स्ट्रक्चर्ड रखते हैं हम उसको, और हम कहेंगे कि ये आपकी टीम बन गई है, अब आप जाइए और इस पे थोड़ा और मंथन कीजिए प्रोजेक्ट पे, और उस प्रोजेक्ट को, जो कि अभी केवल एक विचार है, उसको एक कॉन्क्रीट स्टेप्स के रूप में, जैसा हमने कहा कि प्रोजेक्ट्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या जरूरतें हैं, कि उसमें एक निश्चित स्टेप्स होने चाहिए कि पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें से ये हम खुद कर सकते हैं, इनमें से हमें इनकी सहायता की जरूरत होगी। तो जो हमने प्रोजेक्ट जो अभी विचार के रूप में है, उन्हें एक थोड़ा सा एक कॉन्क्रीट एक रूप दिया जाए, एक सुदृढ़ स्वरूप दिया जाए, और वो 5-6 लोगों की टीम जो है वो आपस में जब भी चाहें आपस में मिले, उसमें हमें इन्वॉल्व होने की भी जरूरत नहीं है, और वो प्रोजेक्ट जो एक विचार है उसको एक योजना में परिवर्तित करें, और फिर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। जी, 2 छोटी-छोटी बातें कहना चाहूंगा। एक तो मासिक अगर वो हमारी बैठक हो, जिसमें हम कम से कम जायजा ले सकें कि इस बीच क्या काम हुआ, और दूसरा मुझे लगता है कि यदि एक टीम लीडर आ जाता है ना, तो थोड़ा सा वो ऑर्गेनाइज हो जाता है काम, और अगर ज्यादा कोई टीम लीडर नहीं होता तो थोड़ा ऑर्गेनाइज करने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी। तो ये एक सुझाव था। नहीं, बिल्कुल सही है, और वो चुनाव हम लोग करेंगे, मतलब, लेकिन वो थोड़ा सा इवॉल्व होगा। मेरा यही सोचना है कि अभी हमारे पास पूरी जानकारी भी नहीं है, तो अभी हम लोग सभी, एक कोऑर्डिनेटर जरूर होगा हर प्रोजेक्ट का, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही बाद में प्रोजेक्ट को लीड भी करे, क्योंकि हो सकता है हमारे पास और बेहतर लोग जुड़े, उससे विचारों में और स्पष्टता आए, हो सकता है प्रोजेक्ट की जो स्वरूप है वो भी थोड़ा बहुत बदल जाए। तो हम लोग अभी एक आइडेंटिफाई करेंगे, कोऑर्डिनेटर होगा हर प्रोजेक्ट टीम का, जो कि प्रोजेक्ट के विचार को एक ठोस रूप दे सके, है ना, और फिर उसके बाद इसी बीच में हमारा प्रोजेक्ट लीडर भी उभर के आएगा। ये मेरा सोचना है। अनूप जी, आपकी और बालेंदु जी की दोनों ही बातें बड़ी तर्कसंगत लग रही हैं। मैं 2-3 छोटी-छोटी बातें कहना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि आपने बड़ी अच्छी बात कही, शायद मैंने भी 5, 6, 7 परियोजनाओं में अपनी दिलचस्पी बता दी, और ये बहुत व्यावहारिक नहीं होगा कि हम लोग इतनी सारी परियोजनाओं पर काम कर सकें। तो एक नया अनुरोध आप करने पर विचार करें कि हम लोग केवल 2-2 परियोजनाएं ही अपनी पसंद की बता दें, और उस हमारे चयन के आधार पर आप लोग बैठकर 7-7, 8-8 लोगों की समितियां बना दें हर परियोजना के लिए। एक काम तो ये हो जाए। उसमें आप ये भी ध्यान रख ही लेंगे कि कुछ लोग वरिष्ठ हों, कुछ लोग युवा हों, तो एक बड़ा संतुलन उन लोगों के बीच में रहे। आप जो अभी बात कह रहे थे ना कि उसका कोई लीडर ना हो, उसमें मुझे समस्या वही लग रही जिसकी तरफ बालेंदु जी भी इशारा कर रहे थे। और तो चाहे उसको आप कोऑर्डिनेटर नाम दे दें, आप उसको समन्वयक कह दें, आप जो भी उसको तात्कालिक नाम दे दें, वो दे दें, ताकि आप केवल उसी से संपर्क करें। आपके लिए भी संभव नहीं होगा आपके लिए भी संभव नहीं होगा कि आप सब लोगों से संपर्क करें। तो एक तरह से वो सब लोगों के बीच समन्वय स्थापित करे और आपको उस समूह की प्रगति की सूचना दे दे। उसके बाद थोड़ा 1-2 महीने में वो समूह भी अपनी कार्य योजना बना ले, अपने कामों का बंटवारा कर ले, और उसके बाद काम शुरू हो जाए। बहुत ये भी संभव नहीं होगा कि हम आज बात करें और कल से काम शुरू हो जाए। तो
ये ठीक रहेगा कि एक समूह हम लोग अभी बना लें, उस समूह को प्रचारित भी कर दें, और अगर उसमें किसी को कोई गंभीर आपत्ति हो, मुझे लग रहा है कि मैं इस समूह की बजाय उस समूह में उपयुक्त होऊंगा, तो वो बदलाव हम लोग कर लें, बड़ा एक खुलापन उसमें रहे तो अच्छा रहेगा। बस ये निवेदन था। नहीं, बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूँ। मैं अरुणा अजीत सरिया जी हमारे बीच में हैं यूके से, मैं उनके अनुभव से चाहूंगा कि हम कुछ अगर वो कहना चाहें तो। अरुणा जी आप म्यूट। हाँ, नमस्कार, मैं आप लोगों के साथ कुछ देरी से जुड़ी हूँ और आपके सारे मंतव्य ध्यान से सुन भी रही हूँ और समझने की कोशिश भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल शुरू से आपके साथ जुड़ नहीं पाई थी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप लोग जो कह रहे हैं, मुझे लगा ऐसा कि अभी सब कुछ बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, ओपन, अभी सब कुछ कोई रूपरेखा नहीं है। तो उस समय मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बालेंद्र जी ने भी कहा कि चाहे कितना भी लूजली काम शुरू करे, उसके भीतर कहीं ना कहीं कोई रूपरेखा तो होनी ही चाहिए। और उस रूपरेखा को बनाने के लिए आप लोग जो कह रहे हैं, उसमें अंश अंश में मुझे लगता है सब उसी ओर इशारा कर रहे हैं कि एक समन्वयक होना चाहिए, जो केवल जिसका अधिकार के साथ साथ पूरा का पूरा दायित्व भी लेने की क्षमता हो। और दूसरी बात ये कि बहुत कुछ तो उसके भीतर से ही विकसित होगा, क्योंकि अभी मेरा ख्याल है कि सब कुछ जैसे अप इन द एयर है, लेकिन उसके भीतर से कैसी रूपरेखा बनेगी। और ये आवश्यक नहीं है कि जितने अलग अलग प्रोजेक्ट है सबकी रूपरेखा एक सी ही बने। मुझे पता नहीं आपके मन में क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं सहमत हूँ आपसे बिल्कुल। क्योंकि कुछ तो जो उसके जो मेंबर्स होंगे, जो मेंबरशिप की जो अपनी जो क्षमता है, उसके अनुसार भी रूपरेखा निर्भर करेगी, और जो उनकी रुचियां हैं वो भी इसको मोड़ देंगी। तो यदि आप लोग इतना उसके भीतर इतनी गुंजाइश लेके चलेंगे, तब मुझे लगता है कि जो साहित्य में जितनी लोगों के पास जितनी संभावनाएं हैं वो सामने आ सकेंगी। तो लेकिन जो इन सब को करने के लिए कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर तो आवश्यक है, क्योंकि कोई भी जब हम प्रोजेक्ट लेते हैं, मैंने अपने शिक्षण काल में मेरा अनुभव प्रोजेक्ट शुरू करने का है, छोटे से लेके बड़े तक प्रोजेक्ट, एक क्लास के प्रोजेक्ट से लेकर के पूरा स्कूल का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर का। तो उसमें सबसे पहले हम लोग एक मन में पूरा का पूरा, मन में ही नहीं कागज पे, कि ये हमारा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होगा। अब उसके बीच में कौन पर्सनैलिटीज कौन सी होंगी ये बाद में चुन सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर अपने जो जो उसके जो सबसे जरूरी चीज है मेरे ख्याल से, वो शुरू में ही होना चाहिए। जी जी, नहीं और बिल्कुल आगे तो आपसे। आप लोग इसमें काफी आगे काम, मेरे ख्याल से आप लोग बहुत समय से इस पे विचार विमर्श भी कर रहे हैं, और मैं तो आज पहली बार जुड़ी हूँ, इसलिए पर मैं अपने अनुभव से बालेंद्र जी के साथ बहुत ज्यादा सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं हमें उसकी परिधि बनानी आवश्यक है। धन्यवाद जी अरुणा जी, धन्यवाद बहुत बहुत। और नहीं, मैं बिल्कुल आपसे मैं भी सहमत हूँ, और बालिंदु से मैंने जो बात कही वो बस उसमें कोई डिफरेंस नहीं है हमारा। हम लोग वही बात कह रहे हैं कि हमें स्वरूप तो देना ही है, क्योंकि उसके बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता, है ना? और वो हम लोग शुरू करेंगे। और अरुणा जी, आपको मैं उसका पिछले सप्ताह की रिकॉर्डिंग अगर आपने आज भी नहीं देखी, मैं उसको भेजना चाहूंगा। उसमें आपको करीब 15 मिनट लगेंगे, लेकिन उससे आपको थोड़ी सी कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, वो आपको थोड़ा सा पता जरूर लगेगा। अवश्य भेजिएगा। धन्यवाद उसके लिए, क्योंकि मैं भी चाहूंगी कि मैं आपकी जो भूमिका थी उससे पूरी तरह से अवगत होकर के ही कुछ कह सकूं। पर मुझे अभी भी यही लगता है कि आप लोग जो भी कर रहे हैं उसमें मैं कुछ भी योगदान कर सकूं, तो उसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ये स्वरांगी साने अपना हाथ उठा रही हैं, कुछ कहना चाहती हैं, तो स्वरांगी, पुणे से स्वरांगी साने अभी रेज हैंड किया था उन्होंने। अच्छा, स्वरांगी नहीं है तो हमारे बीच में। अच्छा, ये दो पार्टिसिपेंट रेज हैंड्स।
स्वरांगी साने और बीना बुदकी जी कुछ कहना चाह रही हैं। बीना जी, आप का स्वागत है। आप म्यूट हैं बीना जी, आप म्यूट पे हैं। हाँ कर लिया। सबको नमस्कार। मेरा मैं आज पहली बार ही आपका सुन पा रही हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपका सुन नहीं पाई थी। और आज भी मैं शुरू का बिजली ना होने की वजह से, क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर में बत्ती बहुत चली जाती है, तो नहीं सुन पाई थी। लेकिन अभी मैंने ज्वाइन किया तो सुन रही हूँ जो मुझे है। मेरा आप सबसे एक अनुरोध है, क्योंकि मैंने टीचिंग लाइन भी बहुत पढ़ाया, विदेश में भी, देश में भी, सब जगह। और अब नौकरी छोड़ करके जो मैंने मतलब संस्था का काम किया, ये सारा किया, उसका भी मुझे अनुभव है। और समाज काम भी मैं बहुत कर रही हूँ, उनका भी है। सबसे बड़ी बात है, कोई भी साहित्यकार हो जो आजकल की युवा पीढ़ी है, मेरा उनसे सबसे पहला अनुरोध ये है कि वो सत्य की कसौटी पे काम करें। हम डॉक्टर है या नहीं है इसकी फिक्र ना करें। आपके पास जो अनुभव है, जो आपके पास क्षमता है, आप करिए। पुराने जमाने में कोई, सबके पास पीएचडी डिग्री नहीं थी, लेकिन उनका अनुभव, उनकी एक लाइन बहुत मायने रखती थी। आज हम ये विद्यापति और फलाने के चक्करों में हम सिर्फ दिखाने के लिए काम ना करें, थोड़ा सा करें, दिल से करें। चाहे जो भी काम करना है, किसी भी प्रोजेक्ट में काम करना है। आज मुझे स्कूल का वो टाइम आ रहा है कि जब मैं एक टीचर थी और हर महीने प्रिंसिपल रिपोर्ट मांगते थे, वो जो डायरी लिखी जाती थी, वाकई में वो बहुत जरूरी होती थी। हमें बताना होता था हमने क्या क्लास में इस बार पढ़ाया। तो हम लोगों को जो टीम लीडर तो हमारे से रिपोर्ट पूछेगा कि क्या किया, तुम्हें काम दिया था, क्या हुआ, और वो काम वो निश्चितता से करे। अगर उसे नहीं आता है, पूछ ले, कर ले, लेकिन आनाकानी या सिर्फ लोक दिखावे के लिए न जुड़ो। उससे क्या होता है कि लोक दिखावे के लिए आज हम हिंदी प्यार से जुड़ रहे हैं, कल को हम काम नहीं करेंगे तो वो ठीक नहीं है। बाकी भारत में आपको मैंने भी कई 3-4 चीजों में टिक मार्क किया था, लेकिन मैं फिर से उसका सर्वेक्षण करके आपको लिख करके भेज दूंगी। लेकिन यहाँ के लायक या जो भी, जैसा भी कभी कोई मेरे लायक काम है तो आप मुझे बोलिए, और मैं सभी काम करने के लिए पूरी तरह से, दिल से, दिमाग से और निष्ठा से करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद बीना जी। स्वरांगी साने अब आ गई हैं, वो अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बात कहें। स्वरांगी, आप म्यूट पर हैं अभी भी। स्वरांगी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अभी भी म्यूट पर हैं। हाँ, अब अनम्यूट। चलिए, वो कुछ कहना चाह रही थी। स्वरांगी, अगर आप सुन रही हैं तो आप बोल सकती हैं, अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, हरप्रीत कुछ कहना चाहते हैं इस बीच। हरप्रीत, जो अभी अनु भाई जो जितनी बात अभी हुई है, जो बालेंदु जी ने कहा, जो अरुणा जी ने कहा, मैं सबकी बात सुन रहा था। मेरा सोचना ये है कि हम सबको एक बात सोचनी पड़ेगी, अगर इन प्रोजेक्ट्स को सही चलाना है, सफल करना है, तो हमें 2 चीजों में बहुत बढ़िया संतुलन स्थापित करना होगा। एक तो है रचनात्मकता और एक है अनुशासन। होता क्या है कि जब आप प्रारूप की बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी की बात करेंगे, तो ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको जो साहित्यिक कलात्मक रुझान के हैं, जो कहेंगे साहब ये विद्यालय हो गया क्या, एनसीसी कैंप हो गया क्या, अब हम इस तरीके से रचना करेंगे क्या, ऐसे नई चीज बनाएंगे क्या। दूसरा पक्ष ये होगा कि जो साहित्यिक कलात्मक नहीं है या जो प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हैं, जो स्ट्रक्चर को समझते हैं, जो जानते हैं कि परिणाम कैसे हासिल करने हैं, वो सोचेंगे कि साहब ये तो हम ऐसे कैसे चल सकते हैं कि गायों भैंसों का समूह हो जैसे, हम अराजकता थोड़ी स्थापित कर सकते हैं। तो अंततः हम सबको समझना होगा कि इन 2 चीजों में बहुत बढ़िया संतुलन चाहिए, एक रचनात्मकता और एक अनुशासन। और आप विश्व का इतिहास देख लीजिए, राष्ट्रों का देख लीजिए, समाजों का, समूहों का देख लीजिए, आप देखेंगे कि 2 ही परिणाम आते हैं, जहां मतलब जो इन दो इनपुट्स के ही सारे परिणाम हैं, इन 2 के, रचनात्मक और अनुशासन के। क्योंकि जब रचनात्मकता उच्च स्तर पर होगी, अनुशासन अगर निम्न स्तर पर हो जाएगा तो अराजकता हो जाएगी। रचनात्मकता निम्न स्तर पर हो जाएगी, अनुशासन उच्च स्तर पर हो जाएगा
तो तनाशाही हो जाएगी। लेकिन जब रचनात्मकता भी उच्च स्तर पे होगी और अनुशासन भी उच्च स्तर पे होगा तो वो समाज उत्थानमुखी हो जाता है, वो उत्थान की ओर बढ़ता है, वो समूह आगे बढ़ता है अपने उद्देश्य की तरफ। अगर दोनों ही निम्न स्तर के होंगे तो फिर तो सुप्तावस्था है, आगे कुछ गुंजाइश ही नहीं है। तो मेरा निवेदन सबसे यही है कि ये संतुलन को अगर हम समझ लें तो हमको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, इस संतुलन को बना के रखना चाहिए, ये मेरा निवेदन। अच्छा, कपिल कुछ कहना चाह रहे हैं बेल्जियम से। कपिल, हाँ, स्वागत है आपका। नमस्कार सबको। मैंने सबको सुना, वालेंद्र जी को भी, अनूप जी को भी, हरप्रीत जी को भी, अरुणा जी को भी सुना, और बहुत सब लोगों ने बहुत अच्छे बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। मैं अब एक चाहता हूं कि एक कदम और आगे बढ़ाया जाए, हम पीछे की तरफ ना जाएं, आगे की तरफ जाएं। तो अब ये सब एक स्ट्रक्चर आपने बना दिया सब कुछ के, अब आपको डिसाइड करना है कि जैसे उन्होंने कहा कि 4 प्रोजेक्ट लेके चलने हैं, तो पहले हम वो 4 प्रोजेक्ट अब डिसाइड करें। वो उसके बाद है कि कौन टीम लीडर होगा, कौन उसका असिस्टेंट होगा, कौन क्या होगा, ये कमेटी डिसाइड करे कि पहले 4 कौन से प्रोजेक्ट हैं। अगली मीटिंग तक ये डिसाइड करें कि कौन 4 से प्रोजेक्ट हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे से चलता रहेगा। तो हमारी प्रायोरिटी अब होनी चाहिए कि कौन से 4 सब्जेक्ट विषय हैं कि जिनके ऊपर हमें काम करना है। थैंक यू। बिल्कुल सहमत, अगेन कुछ मैं कहूंगा नहीं, बिल्कुल सहमत तुम्हारी बात से। हमारे बीच में ओम गुप्ता जी हैं जो कि ह्यूस्टन टेक्सास में मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं, तो हम उनसे चाहेंगे कि वो कुछ अपनी राय दें कि हम इस परियोजना को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, और उनकी कुछ। आपने मुझे बिल्कुल पकड़ लिया। मेरा कोई देखिए, आपको पता है मैं हिंदी का एक बस विद्यार्थी हूँ और मेरा कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, पर मैं कई बात जो बाद में आई जी ने कही, बातों की बात सुन रहा हूँ ध्यान से, तो ये बातें बहुत जरूरी हैं। अनुशासन हो, क्योंकि हम छोटा मोटा वो काम श्री रामचरित मंथन में कर रहे हैं इस प्रकार का, सो एकदम बिल्कुल रूल स्ट्रक्चर तो फिर वो बिल्कुल बिखर जाएगा, बिखरने की संभावना बिखर जाएगा, तो मैं नहीं कह सकता, भविष्य तो हमने देखा नहीं है। अल्टीमेटली मैं बीच बीच में अंग्रेजी थोड़ा बोलूंगा क्योंकि बात पड़ गई। सो अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन कमिटमेंट ऑफ पीपल। सी, अब इसमें कई बार क्या होता है, ये सब आप जानते हैं, लेकिन कई इस प्रकार के लोग हो सकता है उनका इनिशियली बड़ा उत्साह हो, पर बाद में वो जिस प्रकार का उन्हें परिश्रम करना चाहिए, जो कमिटमेंट चाहिए वो दिखाई नहीं, और फिर वो नाव पे जैसी हो जाती है कि एक पतवार भारी और एक पतवार हल्की, तो कभी बाएं जाती है, कभी दाएं जाती है, और कुछ उसका ठिकाना बैठता नहीं है। आई थिंक इसका ध्यान रखना मेरे ख्याल बहुत जरूरी है। अगर नाव को बिल्कुल लूज छोड़ दिया और उसमें 10 लोगों के हाथ में पतवार दे दी, तो आप ही सोच सकते हैं कि पतवार का क्या हाल होगा। पर मैंने अभी मैं तो आज कल ही मुझे इस बारे में पता लगा, आपके मैंने पूरा पिछला प्रेजेंटेशन पूरा देखा और वीडियो भी देखी, तो बड़ा भगीरथ काम आप सोच रहे हैं, और मेरी तो बस शुभकामनाएं कि ये फलीभूत हो। एक दो ऐसे प्रोजेक्ट लें जो छोटे छोटे जो सफल हो सके, ताकि उससे सबका उत्साह बढ़े। बहुत मेगा प्रोजेक्ट लो और लें और 6 महीने निकल जाए और कुछ फल नहीं दिखाई दे, तो वैसे ही हताशा हो जाएगी। सो आई थिंक वो पुरानी किताब थी ना, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, तो बस छोटे छोटे प्रोजेक्ट लें which are doable। उन लोगों को पहले इन्वॉल्व करें जो वो प्रूवन क्रेडेंशियल्स इन पास, जिनको आप जानते हैं, और देन आई थिंक यू हैव समथिंग टू शो टू पीपल। नहीं तो वो प्रथम ग्रासे मक्षिका वाला हाल ना हो जाए। धन्यवाद। बिल्कुल सहमत हूँ गुप्ता जी, और वही आपने जो कहा कि जो आपने कहा कि मैं उसको यहाँ पे, आप जानते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स जो होते हैं, जो कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि बहुत कम कार्य के, लेकिन उनके जो प्रभाव हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हीं प्रोजेक्ट्स को हम लोग लेना चाहते हैं, जिसमें कि हम जल्दी से कुछ सफलता पाकर कुछ दिखा सकें, और अगर हम वो कर पाते हैं तो हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे, जैसा मैंने कहा कि, और वो हमें और आगे बढ़ाएगा। तो अब अगेन फिर से जो भी अगर कोई कुछ कहना चाहें, शार्दुला तुम कुछ बोलना चाहोगी, या जो भी बोलना चाहें वो अपना हाथ खड़ा करें और बोलना शुरू करें। सबका स्वागत है। हम लोगों ने अच्छा ठीक है, बोलिए आप।
नमस्कार सर। जी मैं जी केवल यही सुझाव देना चाहता था कि जो ग्रुप बनाने की बात कही गई है, क्या वो ग्रुप आप बना करके देंगे, या जैसे मान लीजिए ग्रुप बन गया तो अपने मतलब साथियों को भी चुन करके उसमें वो सो इन्वॉल्व करवा पाएंगे? मैं ये मतलब जानना चाहता था सर। हाँ, तो उसमें ये होगा कि जैसा हमने कहा कि सबने अपनी प्रेफरेंस दे दी है प्रोजेक्ट्स की, राइट? तो हम पहला कदम यही चाहेंगे कि हम एक टीम बनाएंगे और एक उसका एक जैसा कि सुझाव दिया और मैं इसे स्वीकार करता हूं कि एक उसको कोऑर्डिनेटर हम लोग कहेंगे, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, जो कि उस प्रोजेक्ट को एक थोड़ा निश्चित रूप देने में मदद करेगा। और वो अपने उसमें हम लोग जो लोगों ने प्रेफरेंस दी है उसके हिसाब से हम लोग टीम्स बनाएंगे। लेकिन अगर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर अगर सोचते हैं कि कोई और, मैं सोच नहीं सकता कि वो ऐसा क्यों होगा, लेकिन अगर सोचते हैं कि किसी और को वो जोड़ना चाहें तो स्वागत है उनका, और वो अगर इंटरेस्टेड हैं तो स्वागत है उनका। धन्यवाद सर। अच्छा, और कोई अगर हाथ खड़ा करना चाहें अपना, वरना शार्दुला के पास हम लोग जाते हैं। शार्दुला, तुम कुछ कहना चाहोगी? हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट के इंटरेस्ट हम लोगों को मिले थे वो ऑलरेडी टेबुलेट कर लिए हैं, एक्सेल बन गई है। प्रोजेक्ट्स में जो अच्छे कोऑर्डिनेटर्स हैं वो देख रहे हैं। हम लोग काफी काम कर रहे हैं बैकग्राउंड में हम लोग। और आई थिंक जैसे ही बिफोर नेक्स्ट मीटिंग आप बहुत कुछ आप देखेंगे जो कि स्ट्रक्चरल आपको दिखेगा कि प्रोजेक्ट्स में सपोज अगर जैसे आप लोगों ने कहा कि किसी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हाँ कर दिए है, तो ये सारा अच्छे से टेबुलेट हुआ है, हमें दिख रहा है जिसने हाँ किया है। और हम लोग अधिकतर लोगों को क्योंकि जानते भी हैं, तो वो जिस प्रोजेक्ट में बेस्ट है उनको उस प्रोजेक्ट्स में डाल दिया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि हमको कोई नया फॉर्म चलाने की जरूरत है। जो जना जिस प्रोजेक्ट में सबसे सूटेबल रहेगा वहां चला जाएगा। और जब भी प्रोजेक्ट का फॉर्मेशन होगा ग्रुप का, उसके पहले आई थिंक बिफोर वी मेक इट पब्लिक, एक बार आके आप लोगों से बात कर ली जाएगी कि हम लोग आपको इस प्रोजेक्ट में डाल रहे हैं, आप क्या कहते हैं। फिर आप, और ये जो चीज किसी ने पूछी थी कि बहुत सारे लोग आ सकते हैं, मतलब बाहर से लोग आ सकते हैं, देखिए लोगों के आने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सबकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिक्स होनी चाहिए। डिलीवरेबल क्या है और डिलीवरेबल की टाइमलाइन क्या है, और जब डिलीवरेबल क्या है और टाइमलाइन क्या है तो आपके प्रोजेक्ट के का जो डिलीवरेबल है उसके हिसाब से आपकी टीम बड़ी होती जाएगी। कई बार हम किसी छोटे से प्रोजेक्ट के स्वरूप को लेके चलते हैं और धीरे धीरे जब काम करने लगते हैं तब पता चलता है अरे ये प्रोजेक्ट तो बड़ा होता जा रहा है, तो आपकी टीम भी बढ़ती जाएगी। मुझे लगता है एज वी वॉक वी विल ग्रो। तो अभी काफी जितना भी हमारे पास डेटा है उसको हम ऑलरेडी काफी अच्छे से देख चुके हैं। तो जल्दी ही आप लोगों के पास हम लोग सब आएंगे और बात करेंगे कि हम देख रहे हैं आप इधर भी हैं और इधर भी हैं, आप किस प्रोजेक्ट में अच्छे से काम करना चाहते हैं। और एक और बात जो अनूपदा शायद आई थिंक बताएंगे आप लोगों को, कि जरूरी नहीं है कि जिन्होंने बोला है हम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं वही लीडर हो। अगर हम किसी को बहुत अच्छे, बहुत ही पहुंचे हुए व्यक्ति को जानते हैं जो प्रोजेक्ट सबसे अच्छा लीड कर सकता है, तो हम उसके पास जाकर पूछ सकते हैं कि क्या आप हमें इस प्रोजेक्ट में एज अ लीडर या एज अ कंसल्टेंट की तरह आप हमको हेल्प कर सकते हैं क्या। तो जरूरी नहीं है कि जो लोग अभी प्रोजेक्ट के लिए फॉर्म नहीं भर रहे उनको आप एज अ प्रोजेक्ट लीडर ना देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इट्स जैसा मुझे तो ये फील हुआ कि मैं पहली बार ऐसा देख रही हूँ कि जितने हम लोग काम करना चाहते हैं बिना किसी बाउंड्रीज के, उनको एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर प्रोवाइड हो रहा है। मुझको खुद को ऐसा फील होता है। शुक्रिया अनूपदा। धन्यवाद शार्दुला। जवाहर कर्नावट जी हम मुझे दिख रहे हैं। जवाहर जी का बरसों बरसों का अनुभव है, भोपाल में हिंदी भवन के निदेशक हैं। तो हम चाहेंगे कि जवाहर जी कुछ हमें अगर कहना चाहें, कुछ लाभान्वित हो सकें हम उनके सुझावों से। आपकी आवाज नहीं आ रही है जवाहर जी, उसका वॉल्यूम शायद तेज करें। म्यूट पे तो नहीं है आप? आ रही है? जी अब आ रही है। हाँ,
तो मैं पिछली बैठक में बोल चुका हूं, तो इस बार मेरा हक नहीं बनता, क्योंकि ये हम लोगों के लिए सुनने के लिए मीटिंग थी। लेकिन मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा, क्योंकि आपको पता है मेरा एक प्रोजेक्ट भी कई सालों से चल रहा है और अब वो समापन की ओर है। तो मेरे जो 2-3 अनुभव है वो आपको कहना, क्योंकि मैंने पिछली बार आपने जो प्रोजेक्ट दिए थे उनकी नोटिंग कर ली थी, मेरे सामने है। तो ये पूरे जो तीनों प्रोजेक्ट है, मैं मानता हूँ कि वैश्विक स्तर के हैं, वैश्विक स्तर के हैं, क्योंकि उसमें वो सारे, जैसे एक है प्रवासी लेखकों की प्रकाशित पुस्तकों के विवरण व्यवस्थित रूप से वेबसाइट पे डालना। अब मेरा निवेदन ये था कि इसमें हमें कार्य बांटना पड़ेगा। जैसे हमारे जो महाद्वीप हैं, मान लो हमारा साउथ अमेरिका में अगर हम देखें तो वहाँ प्रवासी गयाना में लिखा गया, हमारा यूं कहा जाए कि सुरीनाम में लिखा गया। तो हमें इस तरह से ये जो हमारे महाद्वीप में बांटना पड़ेंगे, क्योंकि ये काम बहुत बड़े हैं। और मैं लगातार 17-18 साल से ये जो विदेश की हिंदी पत्रकारिता में मैंने इतने इन देशों का अध्ययन किया, तो मुझे लगा कि वहाँ इतना छिपा हुआ काम है कि अभी सामने नहीं आया। तो इसलिए मेरा निवेदन था कि ये जो दोनों तीनों काम है, प्रवासी लेखकों का बात है, भारत से बाहर विश्वविद्यालयों में जहाँ हिंदी की पढ़ाई होती है वहाँ पर भी बहुत मटेरियल विदेशियों ने भी बहुत तैयार किया। मैंने देखा विदेशियों ने भी बहुत मटेरियल तैयार किया, और भारत से हिंदी पढ़ने वाले बच्चों के लिए मानक पाठ्यक्रम। तो इतने पाठ्यक्रम मैं देख रहा था, कम से कम मैंने जब 25 देशों का लगभग मैंने जो कार्य किया। अच्छा, अब मैं आपको केवल एक आध मिनट और लूंगा। जैसे कितने शब्दकोश तैयारी किए, बल्गारियन हिंदी में शब्दकोश तैयार हुआ अभी हम, तो ऐसे कितनी भाषाओं में, जर्मन हिंदी में शब्दकोश तैयार हो गया हमारा अभी परसों। तो इतने शब्दकोश है, उनके बारे में भी जापानी हिंदी में कितना बड़ा शब्दकोश हमने चर्चा में देखा। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन कामों के साथ साथ ये चीजें भी सामने आ जाएंगी। तो इसको महाद्वीप के अनुसार बांट लेंगे तो मेरे ख्याल से काम, कोर टीम हमारी बन जाएगी, तो मेरे ख्याल से काम क्योंकि ये मैं बता दूं कि ये सब बहुत बड़े काम है और इतनी शीघ्रता वाले काम भी नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ये संपूर्ण रूप में ही हो जाना चाहिए, ताकि उन सारे लोगों की जानकारी आ जाए। मैं आप बता दूं, मुझे कुछ देशों की जानकारी लेने में 4-4 साल लग गए। मैं हॉलैंड की जानकारी, मैं आपको बता दूं, आज मोहन गौतम में 2 पत्रिकाएं उनके पास थी, आज भेजी मुझे, मैं 4 साल से लगा हुआ था। तो निश्चित रूप से जो हमारा आईटी का युग है, तो नेट पर सर्च करके और लोगों से संपर्क करके, क्योंकि पुरानी चीजें बहुत सारी है जो अभी नेट पर भी उपलब्ध नहीं, शब्दकोश बने, वो हमारे मेरा जो जितने विश्व हिंदी सचिवालय ने जो विश्व हिंदी पत्रिकाएं में जितने लोग थे, उनसे मुझे बहुत सारे रेफरेंस मिले। उसमें कितने रेफरेंस है शिक्षण सामग्री के, शब्दकोश के। बस मैं यही कहना चाह रहा था कि ये बहुत संपूर्ण रूप में अगर कार्य होगा तो ये महाद्वीप के अनुसार या हमारे प्रवासी जो देश, गिरमिटिया देशों के अनुसार बटकर अगर होगा तो कार्य आसान होगा। बस बहुत बहुत धन्यवाद जी। जवाहर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मैं वही आपकी बात का समर्थन करना चाहूंगा कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो जो अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट हैं, वैश्विक प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें निश्चित रूप से हम महाद्वीप के अनुसार ही चलेंगे। जैसे कि आपने कहा, तो हर महाद्वीप का एक हम लोग कोऑर्डिनेटर बना देंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा उस महाद्वीप से जानकारी के लिए। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, जो डेटा कलेक्शन की जो बात है, वो अब थोड़ा सा सरल हो गया है, क्योंकि ये जो गूगल फॉर्म है वो मुझे बहुत ही अच्छा एक वो लगता है। जैसे अब हमने वो बनाया है गूगल फॉर्म एक यूनिवर्सिटीज का डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो वही गूगल फॉर्म ऑलमोस्ट सेम का सेम यूरोप में भी काम करेगा। हमें केवल उसका लिंक भेजना है, और एक हमने बात भी कर ली है, तो एक वहाँ का कोऑर्डिनेटर होगा और वो उस फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कलेक्ट करेंगे। तो बट निश्चित रूप से ये हमें वैश्विक जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरे विश्व स्तर पे होंगे, और इसीलिए हमें खुशी है कि विश्व के लगभग हर एक भाग से हमारे पास लोग जुड़े हैं और हमें उनकी जरूरत होगी। अनूप जी, मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा, और वो जो आपका कहना था कि हम बाद में किसी व्यक्ति को ला सकते हैं, उससे मैं थोड़ा सा असहमत हूँ। अच्छा, उसके प्रति मैं असहमति प्रकट करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब भी कोई टीम बनती है और उसका कोई टीम लीडर या कोऑर्डिनेटर बनता है, तो उसको सेंस ऑफ ऑनरशिप फील होना चाहिए। मतलब उसके मन में ये लगा रहे कि कल को मैं बदल भी सकता हूँ, कोई वरिष्ठ व्यक्ति आ जाएगा तो मैं सेकेंडरी हो जाऊंगा, वो फिर उसकी जिम्मेदारी, मतलब उसको सेंस ऑफ ऑनरशिप नहीं आएगा। और ये होना भी नहीं चाहिए। जब हम एक टीम लेते हैं और किसी एक व्यक्ति को उसका दायित्व सौंपते हैं, तो उसको बिल्कुल वो बिना शर्त होना चाहिए। सिर्फ 2 बातें हो सकती है जिस परिस्थिति में वो व्यक्ति बदलेगा, वो मतलब एक
इसमें ऐसा ना हो कि हायरार्किकल हो जाए स्ट्रक्चर, कि ऊपर से फिर एक और व्यक्ति है जो डिसाइड करके उसको बदल सकता है, वो ना हो। क्योंकि हम बात कर रहे हैं लोकतांत्रिक और समावेशी एक स्ट्रक्चर की। तो सिर्फ दो परिस्थितियों में मुझे निजी रूप से लगता है कि वो व्यक्ति बदल सकता है। एक तो वो जब वो खुद छोड़ना चाहे, पहली बात वो कहे कि हाँ एक वरिष्ठ व्यक्ति आ गए, इनके सम्मान में मैं छोड़ना चाहता हूँ, कृपया इनको बनाया जाए। एक तो ये। और दूसरा, यदि वो व्यक्ति अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रहा, परिणाम नहीं दे पा रहा, जिस उत्तरदायित्व की बात हम करते हैं या जिसको हम बीच बीच में जिसका आकलन करेंगे, यदि वो अप टू द मार्क नहीं है, तो उस परिस्थिति में हो सकता है। लेकिन अन्यथा उस व्यक्ति को पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए उसको काम कर, क्योंकि हम उसका उत्साह कम करें और बाद में बदल दें, ये उचित नहीं लगता। मैं सहमत हूँ बालेंदु, और मेरा वो तात्पर्य वो नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ बिल्कुल, है ना। तो धन्यवाद, बट नो आई फुली एग्री। तो अच्छा, और कुछ बोलना चाहते हैं कोई? अच्छा, यहाँ रेज हैंड हुए हैं, इसमें मैं देखता हूँ डॉक्टर रंजीत कुमार जी ने अपना हाथ उठाया है। रंजीत डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है, आप अपने आप को अनम्यूट करें जी। धन्यवाद। सबों को नमस्कार, और यह कार्यक्रम अच्छा से चलता रहे, इसी के लिए मैंने इस संस्था से जुड़ने का प्रयास किया कि हिंदी की विकास हो। परियोजना के बारे में जैसे आपने भी चर्चा किया, श्री बालेंदु जी ने चर्चा किया, उन्होंने चर्चा किया, मुझे लगा कि इसमें थोड़ा सा अगर विस्तार किया जाए, थोड़ा सा दो शब्दों के साथ, तो मैं समझता हूँ कि परियोजना का प्रारूप या आधार जो होना चाहिए, सबसे पहले एक सलाहकार होना चाहिए, उस विषय के विशेषज्ञ जिसको कहते हैं, कि वह जो है वह लीडर नहीं रहेगा, वो सलाहकार रहेगा। और सलाहकार, क्योंकि किसी चीज के मामले में हमें जो लीडर होता है वो कंट्रोलिंग करता है, मैनेजिंग करता है, सलाहकार एडवाइस देता है कि हम इस काम को जल्दी से जल्दी या कैसे कर सकते हैं, और वह सलाहकार किसी दूसरे से भी सलाह ले सकता है, मतलब उसके सलाह देने की दायित्व रहेगी। दूसरा रहेगा समन्वय, जैसा आपने बताया था समन्वय रहना चाहिए, एक होना चाहिए समन्वय के, एक स्टैंड बाय भी रहना चाहिए। मान लीजिए समन्वय एक 15 दिन या 1 महीना से कहीं बाहर हो जाए, तो एक दूसरा समन्वय भी रहेगी जो कोऑर्डिनेट करते रहे, क्योंकि हमें मंथली में रिपोर्ट देना है, तो दूसरा समन्वय की भी जरूरत होती है। और तीसरा जो मैं बात बता रहा हूँ कि हर एक परियोजना के लिए एक टेक्निकल समन्वय की जरूरत होती है, क्योंकि हम लोग सारा चीज ऑनलाइन में ही कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि हमेशा बालेंद्र जी की टीम के साथ हमेशा सरोकार रखना होगा, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा टीम बनाने की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमें टेक्निकल सपोर्ट देनी चाहिए, जो टेक्निकल सपोर्ट हमेशा, क्योंकि हम सारे काम ऑनलाइन करने की प्रारंभ कर रहे हैं। एक बात जैसे आपने बताया था कि हमें 8 मिनट का वीडियो चाहिए, और ये रचना धर्मिता के ऊपर, रचनाकार पर, तो मेरा उद्देश्य है कि कृति पर ज्यादा महत्व रखा जाए, क्योंकि जितने भी महान साहित्यकार हुए हैं वो कालजयी कृति हुई है, रचना छोटे छोटे आ जाते हैं, जैसे हम रामधारी सिंह या बच्चन या गया और ढेर सारे साहित्यकार हुए हैं, उनका रचना संसार बहुत बड़ा है, तो उसको 8 मिनट में समाना मुश्किल है, कम से कम 15 मिनट रखा जाए। और जो हमारा जो टीम रहेगा उसको कम से कम 5-6 बातों को, बुनियादी असूल को मानना होगा, जिसे असूल कहते हैं। सबसे पहले होना चाहिए प्रतिबद्धता काम के प्रति, समयबद्धता, सृजनशीलता, उसके बाद साहित्य चेतना, भाषिक चेतना, और ये चलता है वाली बात नहीं होनी चाहिए कि चलेगा, जैसे कि हम लोगों ने कुछ साहित्य के क्षेत्र में चलता है वाला बात नहीं। बात में होना चाहिए ऑथेंटिसिटी ऑफ द वर्क, ऑथेंटिसिटी वर्क ऑफ द, मान लीजिए किसी का स्पेलिंग अगर हम कहें हम यही तो लिखते आ रहे हैं, तो यही सही मानते नहीं, जिसका मानक रूप चाहे केंद्रीय हिंदी संस्थान ने या बहुत सारे संस्थान है जो ऑथेंटिसिटी दिए हुए हैं, और उसको हमें अनुरूप करना चाहिए। यदि उससे भी अगर ऊपर करना चाहिए तो उसका एक टीम होना चाहिए, लीडर होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। बहुत सारे बर्तनी में जो चुनौतियां आ रही है, तो ऑथेंटिसिटी ऑफ द वर्क जरूर मतलब इंश्योर होना चाहिए, ऑथेंटिसिटी ऑफ द वर्क, चाहे वो पाठ्यक्रम बनता हो, चाहे अनुवाद का कार्य होता हो, चाहे सिलेबस का कार्य हो, या हम लिपि के बारे में अगर बुक बनाते हैं कि पूरे देश भर में, जैसा कभी कर्नाड सर ने बताया था कि मैं बहुत सारे जगहों से लेकर आ रहा हूँ शब्दकोश, और वहाँ हिंदी शब्दकोश बने हैं, लेकिन कभी कभी हम यह देखते हैं, कभी कभी यह मूल्यांकन करने के, जैसे एक छोटा शब्द होता है महत्व, एक शब्द होता है श्रृंगार, क्या सभी जगह एक रूपता है या नहीं, क्योंकि हम उससे भी ऊपर एक संगठन बना है जो कि उससे ऊपर भी काम करने की हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, कि चाहे हंगरी हो, बुल्गारिया हो, चाहे चेकोस्लोवाकिया हो, चाहे रूस हो, उस शब्द का वही परिभाषा दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। जैसे माउस पहले क्या था और अभी माउस अलग परिभाषा के रूप में आ चुकी है, ऐसे ढेर सारे शब्द हैं, जैसे तत्काल, ऐसे सारे शब्द हैं। तो मेरा कहना है कि जो परियोजना होना चाहिए तो इससे 5 गुण तो जरूर होने चाहिए, जिसमें कि साहित्यिक चेतना हो, भाषिक अस्मिता के प्रति बहुत सचेत रहे। हम अगर भाषिक अस्मिता के प्रति अगर सचेत ना रहेंगे तो हमारी भाषा की जो उद्देश्य से हम लोग जुड़े हुए हैं वो कहीं न कहीं कठिनाई के दौर में आ जाएगी।
क्योंकि अक्सर हम मैं देखता हूँ कि जो प्रोफेसर लोग होते हैं उसमें थोड़ा सा कुछ में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। वो वही कहते हैं कि हम तो 30 साल 35 साल से पढ़ाते आ रहे हैं और ये जो है सब मानक। लेकिन जब केंद्रीय हिंदी निदेशालय के जब बुक देखते हैं तो देखते हैं नहीं, मानक अलग हो गए, 52 अल्फाबेट्स हम लोग पढ़ना चाहिए। लेकिन कोई कहेंगे नहीं 49 ही, यार ये तो गलत लिखा। मैं एक जस्ट उदाहरण से देना चाहता हूँ। और एक तकनीकी समन्वय बड़ा होना चाहिए जो कि हर एक प्रोजेक्ट के साथ एक दो मतलब उसके कार्य को, क्योंकि हमेशा टेक्निकल आएगा और हम लोग इस पीढ़ी में है कि जहाँ की हमेशा सीखने की जरूरत पड़ेगी, हमेशा हमें जो है कहीं न कहीं चुनौतियां आ जाती है। और जैसे आप लोग बता रहे थे साहित्यकार के मामले में कि साहित्यकार युग चेतना ये कालजयी होते हैं, लेकिन बहुत सारे साहित्यकार युग के से हट करके जो वर्तमान समकालीन है उसको चुनौती दे रहे हैं। बहुत सारे रचनाएं हैं जो कि आपके अभी साफ साफ दिखा रहे हैं कि यह रचनाएं आज के प्रासंगिक युग के लिए, आज के समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है। वैसी रचनाएं भी तो कालजयी आगे दिन होगा, लेकिन आज हम जब उससे लाभान्वित हो रहे हैं, आज हम प्रेरित होंगे तो निश्चित रूप से आने वाले पीढ़ी भी प्रेरित होंगे, क्योंकि आज का दिन बुनियाद देती है, आज की ही बातें हो रही है जो साहित्यकार हम आज पढ़ करके परिणित। ऐसा जरूरत नहीं थी उसको 100 साल के बाद उसको कालजयी बनाएंगे, नहीं। अगर हमें वह साहित्य आज की प्रेरणा का स्रोत बन चुका है, उसको निश्चित रूप से नमन किया जाए और उसको निश्चित रूप से रेखांकित किया जाए। मैं इसी सब के साथ जो है सो आपका समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी विचार रहेंगे देते रहेंगे। और समय के मेरा यही था, टीम के साथ ये जरूर होना चाहिए, प्रतिबद्धता, सृजनशीलता और भाषिक अस्मिता की पहचान। ये अगर रहेगी तभी हम हिंदी को मतलब ऊंचाई तक, और हम इसीलिए मतलब एकत्रित है भाषिक अस्मिता, क्योंकि पत्रकारिता का क्षेत्र देखते हैं उसमें भाषिक अस्मिता कहीं न कहीं प्रदूषित होती जा रही है। हम लोग बहुत सारे जो विचारक लोग हैं वो भी कहीं न कहीं इतने अस्थिर मंथिन हो, 37 साल 38 साल बोलते हैं, हम तो 50 साल से इसी पर रहे हैं। थोड़ा उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, मैंने जैसे चिंतन। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी विचार बहुत अच्छे हैं और अगर आप चाहें तो आप इनको एक संक्षेप रूप में समूह में भी भेज सकते हैं, जिससे कि वो सबको उसका लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हेमा शंकर मुझे दिख रही हैं अपना हाथ खड़ा करते हुए, तो वो अगर कुछ कहना चाहें तो स्वागत है। चलिए, वो नहीं है। निर्देश तुम्हारा। दादा 1 सेकंड, हेमा जी बोल रही है मगर म्यूटेड थी। हेमा जी आप बोले। हाँ, हेमा जी उसके बाद निर्देश को सुनेंगे हम। जी, सभी महानुभावों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपने जो भी यहाँ पे विचार अपने मत रखे हैं बहुत ही गूढ़ हैं और सही है जो भी आपने यहाँ पे विचार रखे हैं। और मैं एक दो चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी। एक तो है कि अगर हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि व्हाट इज अवर शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल, अगर उस तरह से अगर हम अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं अगर उनको उस ढंग से बंटवारा कर ले और उसके हिसाब से काम करें, तो मुझे लगता है कि जिन्होंने बहुत सारी लिस्टों में अपना नाम दिया है वो उसमें अपनी सहभागिता भी करेंगे और साथ ही साथ उस कार्य में अपना जितना तक हो सके वो अपना अनुभव भी शेयर करेंगे और काम भी करेंगे। और दूसरी चीज मुझे लगता है कि जब तक प्रारूप ना बन जाए, जवाहर जी की बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। जिस तरह से उन्होंने कहा कि विविध देशों में लोगों का होना आवश्यक है, तो मुझे लगता है कि हर क्षेत्र से या हर देश से अगर कोई प्रतिनिधि कर रहा है तो इसे हमें वहाँ के लोकल की जो जानकारी है वो पूर्ण रूप से हमें मिल पाएगी। और तीसरी चीज है पाठ्यक्रम पर। इस चीज में भी मैं जवाहर जी से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। हर देश की अपने अपने पाठ्यक्रम की जो स्थिति है वो एकदम अलग है। मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम ऑस्ट्रेलिया में भी हर क्षेत्र में उसका जो आगे पीछे है थोड़ा बहुत अगर हम देखें, पढ़ाने का तरीका जो है वो अलग है, उनका जो करिकुलम बनाने का तरीका वो थोड़ा आगे पीछे है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब तक हम इस पर एक जूम मीटिंग ना कर ले, सारे शिक्षक अगर एक साथ मिलकर एक बार इस पे बात ना कर लें, उसकी एक प्रारूप तैयार ना कर लें, तब तक हम इसमें आगे काम नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और थोड़ा पेचीदा भी है। और मैंने हिंदी भाषी के लिए भी दिया है, क्योंकि मेरी मूल भाषा हिंदी नहीं है। मैं चेन्नई से हूँ, मेरी मातृभाषा तमिल है, लेकिन मेरी परवरिश जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में होने के कारण थोड़ा बहुत मेरा हिंदी से ज्यादा लगाव है। तो इसलिए अगर हिंदी भाषी क्षेत्रों में अगर भाषा का वहां तक पहुंचाने का काम करना है
तो उसमें मैं अपनी तरफ से जितना तक हो सके मैं योगदान देने की कोशिश करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हेमा। और जैसा कि मैंने बताया कि जगदीश व्योम जी उसको लीड कर रहे हैं, तो तुम जगदीश व्योम जी से संपर्क करना। और निश्चित रूप से हर देश में कुछ लोकल फैक्टर्स ऐसे होंगे जिसकी वजह से हमें उस मानक पाठ्यक्रम को थोड़ा बहुत बदलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं कि एक मानक पाठ्यक्रम जो कि भारत से बाहर सभी देशों के लिए काफी हद तक लागू हो सके, ऐसा संभव है और ऐसा ही हमारा प्रयास होगा। निर्देश तुम्हारा स्वागत है। आप जी, सभी को मेरा यथायोग्य अभिवादन। मेरा कोई सुझाव नहीं है, मेरा एक प्रश्न है कि भारत जो कि हिंदी का गढ़ है, लेकिन हम अपने भारत में ही हमारे अपने बच्चे, हमारे अपने युवा हिंदी बोलने से कतराते हैं, हिंदी बोलने से शर्म महसूस करते हैं, तो हम उसके लिए भारत में क्या करेंगे? मेरा ये प्रश्न। बहुत अच्छा सवाल है निर्देश। तो इसका जवाब ये है कि निश्चित रूप से वो महत्वपूर्ण है और उसके लिए प्रयास होने चाहिए, लेकिन मैं ये कहूंगा, और विनोद जी यहाँ पर नहीं है, विनोद मिश्र जी, लेकिन जहां तक मेरा सोचना है कि क्योंकि ये हम विश्व हिंदी सचिवालय के उसमें कर रहे हैं, तो अभी हमारा जो फोकस है वो मेरे ख्याल से भारत से बाहर के जो देश हैं वहां पर हिंदी के प्रचार प्रयास के लिए उस पे थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन निश्चित रूप से अगर भारत में कोई ऐसी योजना बनती है और कोई तुम्हें अगर सुझाव देना चाहो कि हम इस तरह से इसको कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा उसमें पूरा सहयोग होगा, तकनीकी रूप से, वॉलंटियर्स के रूप में। लेकिन एक निश्चित ठोस योजना बन के आए, और जैसा मैंने कहा कि उसमें ये बातें नहीं हो कि सरकार को ये करना चाहिए या इस संस्था को ये करना चाहिए। आप एक लेकर आइए, प्रस्ताव लेकर आइए कि मैं ये करना चाहती हूँ और हम इस तरह से उसको कर सकते हैं, ये स्टेप हम खुद कर सकते हैं, इसके लिए हमें सहायता की जरूरत है, तो हम निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे उसमें। जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद। मेरे ख्याल से अब कोई प्रश्न तो नहीं मुझे दिख रहा, तो और हम लोग मेरे ख्याल से 1.5 घंटा का जो हम समय रखते हैं वो भी हम लोग पहुंच रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से, अगर कोई सुझाव कोई भी बहुत से अच्छे बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे, मैं उनको सिर्फ रेखांकित करना चाहूंगा। नीरजा आप्टे हैं पुणे से, बहुत सजग, बहुत सक्रिय रहती हैं पुणे में। मृदुल कीर्ति जी हमारे बीच में हैं, और मैं सबके नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत से वरिष्ठ लोग हमारे बीच में हैं, उन सबका मैं धन्यवाद देता हूं। और एक बार फिर से मंच 5 मिनट हमारे पास और हैं, तो अगर जो भी कुछ भी कहना चाहें अपना हाथ खड़ा करें और हमसे बात कर सकते हैं। और लेकिन अगर नहीं है तो हाँ, कपिल बोलिए। अनु भाई, सबसे बड़ी बात है, सुदीप्ता जी को मैं देख रहा था, नई ऊर्जा, नई जर्नी, जो मसाले वाली चाय ना, ये हमारे हिंदुस्तानियों के लिए बहुत जरूरी है। ये लाके आपने बहुत अच्छा किया है, और यंग ऊर्जा भी है और कुछ करना भी चाहते हैं। ये हमें जरूरत है मेरे ख्याल से मसाले वाले चाय की, और आगे बढ़ने की, और नए प्रोजेक्ट को बिल्कुल आने वाले दूसरे जो मीटिंग में बैठेंगे तो मेरे ख्याल से सब कुछ और डिसाइड करके नई चीज लेके आएंगे। बस तो इतना कहना सुदीप्ता से चाहता हम हूँ। कल हम बात कर रहे हैं। कल संडे को वैश्विक हिंदी परिवार का जो सत्र है वो उसका संचालन मैं कर रहा हूँ, और मेरे 4 जिसको मैं कहूँगा फेवरेट लोग उसमें आ रहे हैं। एक नीलाभ श्रीवास्तव हैं जो कि notnull.com से, और मनीष धारीवाल हैं markmybook.com से, सुदीप्ता हैं, और एक विवेकानंद पानी हैं। तो ये सब टेक्नोक्रेट्स हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, लेकिन हिंदी से प्यार करते हैं, और इन सब ने हिंदी को अपनी जीविका बनाया है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इन सब का स्वागत होगा, कल आप आइएगा, इन सबको सुनेंगे। सुदीप्ता कुछ कहना चाह रही हो? हाँ, अभी सर को सुना और निर्देश निधि जी की भी बात सुनी, तो मुझे लगा कि बहुत सही बात उन्होंने कही कि भारत के बाहर जो युवा हैं जो हिंदी सीखना चाहते हैं उनके लिए तो चीजें हो रही है। जो युवा हमारे देश में होके जिसकी मातृभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा हिंदी, और वो हिंदी से दूर जा रहा है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं?
उसके लिए योजना है। तो जब मैंने अपना चैनल शुरू किया तो उसमें जो सर्वप्रमुख उद्देश्य था वो हिंदी साहित्य को तो युवाओं तक पहुंचाना था ही। उसका दूसरा उद्देश्य मैंने यही रखा था कि हमारे यहाँ जो युवा हिंदी बोलने से कतराता है, जिसको कतराता भी नहीं है, शर्म आती है, उसको लगता है कि हिंदी में क्लास नहीं है, तो उसे मैं उस हिंदी से परिचित कराऊं जिसे सुनकर उसे लगे कि हाँ हिंदी का एक क्लास है। और बहुत सारे लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट देते भी हैं कि मुझे आपके जैसा हिंदी बोलना सीखना है। मतलब बहुत सारे लोग जब सुनते हैं कि भाषा को ढंग से बोला जाए, एक बढ़िया शब्दों का अच्छा चयन किया जाए, लहजा आपका सुंदर हो, तो भाषा हिंदी हो चाहे जो भी भाषा हो वो खूबसूरत होती है। और अपनी हिंदी तो वैसे भी उसकी वोकैब्स बहुत समृद्ध है, बहुत बढ़िया, उसकी जो हमारे डिक्शनरी जो हमारे शब्दों का भंडार है वो बहुत समृद्ध है। तो मुझे लगता है कि जैसे हम मानक पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं, इस दिशा में भी कार्य कर सकते हैं युवाओं को जो अपने ही देश में रहकर। मुझे बहुत कमेंट्स और मेल आते हैं, मैं हिंदी बोलना सीखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं माइक पर बोल सकूं या सबके सामने बोल सकूं, या मैं इतनी शुद्ध हिंदी, अच्छी हिंदी बोल सकूं। तो मुझे लगता है उनके लिए भी हम ऑनलाइन, क्योंकि हम तकनीक को साथ में लेके चल रहे हैं, कुछ ऐसा तैयार कर सकते हैं इस योजना पर। अभी योजना मेरे पास है नहीं कोई, पर हम उस पर काम कर सकते हैं अगर उचित लगे, कि अपने देश का युवा भी वैसी हिंदी सीख सके। क्योंकि पर्सनली मुझे बहुत मेल्स आते हैं कि आप क्या सिखाती हैं या हम सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हम कुछ सोच सकते हैं। ये मुझे ऐसा बिल्कुल सही। और एक्चुअली अब हमारे बीच में जगदीश व्योम जी हैं। जगदीश व्योम जी को मैं एक मौन सिपाही की तरह कहता हूँ, वो ज्यादा बोलते नहीं है लेकिन उनका जो काम है वो बोलता है। तो मैं चाहूंगा अंत में हम उनसे कुछ अगर कहना चाहें तो हम उनसे कुछ सुनना चाहेंगे। आप हाँ धन्यवाद। नमस्कार अनूप जी और सभी को मेरा नमस्कार। मैं बहुत ही ध्यान से सबकी बातें सुन रहा था और उसमें कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसे विचार नहीं आए कि जिनको ये कहा जाए कि ये ठीक नहीं है। बस इन पर मनन करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हैं और इसमें बड़े धैर्य से और धीरे से लेकर के तभी हमें चलना होगा। बहुत अच्छे-अच्छे विचार आए हैं। तो मुझे लगता है कि अब प्रोजेक्ट की 1-2 जो ये बात आई कि 4-5 या कुछ शुरू जितने भी करने हैं, तो वो एक लिस्ट जरूर बना ली जाए और उनको शुरुआत करती जाए, क्योंकि कोई सुझाव या कुछ तब मालूम पड़ेगा हमें कोई परेशानियां क्या आ रही हैं जब हम उस कार्य को शुरू करेंगे। अभी पहले से हम जो कई बार हम कहते हैं कि ये होगा, एक जो योजना बनाते हैं, उसके बाद जब हम कार्यान्वयन उसका करने लगते हैं तब हमें व्यवहारिक चीजों में कुछ दिक्कत होती है, तो उनको फिर सुलझा लिया जाएगा। तो मेरा तो यही सुझाव है। और बहुत अच्छा, सारे सुझाव, सारे प्रश्न, सब कुछ बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी। और मेरे ख्याल से अब बिल्कुल ठीक 10 यहाँ के 1.5 घंटा हमारा हो गया है, तो अब हम समाप्त करते हैं समय पर जैसा हमने वादा किया था। लेकिन आप जो भी विचार हैं बिल्कुल बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के समूह में रख सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। हरप्रीत हमारा संचालन करते हैं उस मंच का, तो उनको भेज सकते हैं। तो बिल्कुल एक परिवार है हमारा, और कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब हम लोग बराबर हैं, सब अपना अपना योगदान दे रहे हैं। तो धन्यवाद सभी को और नमस्कार। रिकॉर्डिंग को बंद किया जाता है।